नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचाना भी मुश्किल। सर्वे में बीजेपी में मची खलबली और मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया है अपना मूड। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कन्हैया कुमार भी भरेंगे हुंकार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का आरोप, अडानी समूह के बंदरगाह बिजनेस से सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है, केंद्र पर बोला हमला। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को किया बर्बाद। दमोह में कमलनाथ बोले कांग्रेस का नहीं, सच्चाई का करे समर्थन। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली और बड़ी खबर में बीजेपी को लग चुका है बेहद बड़ा झटका और जनता ने मध्य प्रदेश में बता दिया है चुनाव में अपना मूड। जिसके बाद आपको बता दें कि सिंधिया के लिए अपना गढ़ बचाना भी है चुनौती। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। जी हां दोस्तों, जारी किए गए एक ओपिनियन पोल के आंकड़ों में कांग्रेस बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को पार करती दिख रही है, जबकि बीजेपी की हालत इस सर्वे में खराब दिख रही है। इस सर्वे में 11,458 लोगों की राय ली गई है और यह सर्वे 28 सितंबर से 10 अक्टूबर से बीच किया गया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 146 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, 230 विधानसभा सीटें जहां पर बहुमत का आंकड़ा 116 होगा, ऐसी स्थिति में 146 यानी कि बहुमत के आंकड़े से 30 सीटें ज्यादा यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है मध्य प्रदेश में, जबकि बीजेपी 84 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ सकता है। बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के इस सर्वे के हिसाब से एमपी में काफी नुकसान देखना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर, इस सर्वे ने बीजेपी की नींद तब उड़ा दी है जब वोट की तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है और राज्य में आचार संहिता लग चुका है। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर भी कांग्रेस की बढ़त बनती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गढ़ में बीजेपी 34 में से सिर्फ 8 से 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आने लगी है और कांग्रेस 34 में से 24-26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ओपिनियन पोल के आंकड़े सही साबित होंगे और कांग्रेस की राज्य में सरकार बन जाएगी, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्टार प्रचारकों की सूची, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका के साथ साथ कन्हैया कुमार भी भरेंगे चुनाव में हुंकार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें गांधी परिवार के 3 सदस्यों सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पार्टी के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी समेत कई सारे लोगों का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम भी स्टार प्रचारक की इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राज्य में कांग्रेस का प्रचार करने आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप, अडानी समूह के बंदरगाह बिजनेस से सरकारी बंदरगाहों को हो रहा है नुकसान, केंद्र पर बोला कांग्रेस ने हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अडानी समूह के बंदरगाह बिजनेस को लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे देश के सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 10 सालों में अडानी समूह के बंदरगाह कारोबार में अंधाधुंध विस्तार हुआ है। कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार से समूह के संबंधों को जिम्मेदार बताया है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि अडानी के बंदरगाहों की वजह से सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है। देश में अडानी के 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं। अडानी के ये बंदरगाह पूरे देश की कुल माल ढुलाई का लगभग 24% हिस्सा कवर करते हैं। 2023 में यह हिस्सेदारी सिर्फ 9% थी और इसकी वजह से सरकारी बंदरगाहों से माल ढुलाई 4% घट गई। भारत के समुद्री तट के हर 500 किलोमीटर पर अडानी का एक बंदरगाह है। बंदरगाह में अडानी का यह अंधाधुंध विस्तार पिछले 10 सालों में हुआ है। पीएम मोदी से दोस्ती का फायदा अडानी को ही मिला है। तो दोस्तों, यह आरोप लगाया गया है ट्विटर पर कांग्रेस द्वारा। अगर आप भी कांग्रेस के इन आरोपों का समर्थन करते हैं तो कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए।
लीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने मध्य प्रदेश को किया बर्बाद, दमोह में कमलनाथ बोले कांग्रेस का नहीं सच्चाई का कर दे समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। दमोह में एक रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और चौपट प्रदेश बना दिया है। भाजपा ने कृषि व्यवस्था, रोजगार प्रणाली, भर्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी आप यहाँ आई हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार और घोटाला राज्य है। राज्य का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम युवाओं के भविष्य की रक्षा कैसे करें। मैं कहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करना होगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के नेताओं को बेरोजगार बनाना होगा। वहीं दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है और हर चुनाव के अपने मायने होते हैं। ये चुनाव ना तो किसी प्रत्याशी का चुनाव है, ना ही किसी पार्टी का, बल्कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ या कांग्रेस का नहीं बल्कि सच्चाई का समर्थन करें। यदि आप सच्चाई का समर्थन करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। 17 नवंबर को आप जो बटन दबाएंगे वो किसी भी प्रत्याशी का नहीं होगा, हमारे भविष्य का बटन होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भविष्य का बटन दबाएगी और सच्चाई का समर्थन करेगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के इशारों पर नाचती है एमएनएफ सरकार, जयराम रमेश बोले आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए विधेयक ले आएगी सरकार। जी हां दोस्तों, मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शनिवार को राज्य में आदिवासी की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक विधेयक लाने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक विधेयक पारित किया जाएगा जो मिजोरम के आदिवासी लोगों की भूमि और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी थी, जिसका पूर्वोत्तर सहित पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। जयराम रमेश ने इस दौरान मिजो नेशनल फ्रंट पर निशाना साधते हुए कहा कि एमएनएफ सरकार भाजपा के इशारों पर नाचती है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दमोह में प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा वो अडानी का कर्ज माफ करते हैं, किसानों का नहीं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में सभी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खुद को झोंक दिया है और इसी क्रम में भाजपा प्रदेश के दामोह पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दामोह में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने 3 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं, हम जब सरकार में आएंगे तो पलायन रोकेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल के शासन में मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं किया, देश की संपत्ति बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया है। आपने छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ रखी है, जीएसटी से छोटे उद्योग खत्म होने की कागार पर आ गए हैं और किसानों की कमर तोड़ दी गई है, किसानों को कोई राहत नहीं मिली। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजा सीज फायर पर मोदी सरकार के स्टैंड से उबला विपक्ष, पवार, प्रियंका और ओवैसी ने विदेश नीति पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने यहाँ ये भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। प्रियंका गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वोट के लिए क्या क्या करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर के जंग छिड़ गई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 75+ सीटों पर मिलेगी कांग्रेस को जीत, चरणदास बोले भाजपा जीत नहीं रही है, फजीहत ना हो इसलिए सीएम का चेहरा किसी का नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा राज्य सरकार को अस्थिर करने का हास्यास्पद कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में लगा दिया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उसने आरोप लगाया है कि भाजपा दक्षिणी राज्य में उसकी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन कमल का प्रयास करने का आरोप लगाया। कहा कि वो अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस का कोई भी विधायक इसका शिकार नहीं बनेगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि हम जानते हैं कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। कुछ बड़ी हस्तियां हमारे विधायक
विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें पहली बार कांग्रेस विधायक बने रवि कुमार गौड़ा के हवाले से कहा गया है कि भाजपा नेताओं की एक टीम दल बदल की पेशकश के साथ विधायकों को संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना नेता या एजेंडे वाली पार्टी जनादेश को खत्म करने के अपने पुराने पैतरे आजमा रही है। दिल्ली में अपने आकाओं की देखरेख में कर्नाटक भाजपा हमारी सरकार को अस्थिर करने की एक और हास्यास्पद कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। हमें गारंटी जारी करने के लिए प्रशंसा मिल रही है। और इससे पहले देवेगौड़ा ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि साल 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के गिरने के पीछे एक टीम थी जो अब कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद जैसे लालच दे रही है। ये टीम 4 विधायकों से पहले ही संपर्क कर चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बोले शिवपाल यादव, एमपी एमएलए मांगते हैं कमीशन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर सबसे भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करके राज्य की सत्ता में आई बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट साबित हुई। दोस्तों आपको बता दें कि बाराबंकी के शाह मनोहरपुर गांव में एक निजी स्कूल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सपा महासचिव ने कहा कि लगभग 7 साल पहले बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करके सत्ता में आई थी, लेकिन ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब एक कार्यकर्ता भी काम कर लेता था, लेकिन बीजेपी के एमपी एमएलए ने सिफारिश कराओ तो कमीशन मांगते हैं। यादव ने आरोप लगाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी से शिकायत करो तो उन्हें भी पैसे चाहिए, फिर दरोगा से थाने में या तहसील में सिफारिश की तो वहां बैठा अधिकारी बोलता है कि पहले तो कम में काम हो जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि विधायक और सांसद को भी उससे कमीशन चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलने की बीमारी है? शरद पवार पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार पर तंज कसने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि क्या पीएम भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं? दरअसल यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर टिप्पणी करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सक्रिय रूप से किसानों को सशक्त बना रही थी तो महाराष्ट्र में कुछ व्यक्ति प्रतिनिधित्व की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए थे। संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे। इस दौरान वो सिर्फ कृषि मंत्री की भूमिका में नहीं रहे, वो एक विशेषज्ञ थे जो कृषि क्रांति के लिए जाने जाते हैं। संजय राउत का कहना है कि शरद पवार ने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है। इसके साथ ही संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को भी अपने निशाने पर लिया और कहा कि जब पीएम मोदी शरद पवार पर टिप्पणी कर रहे थे तो उन्हें मंच छोड़ देना चाहिए था। इस दौरान संजय राउत ने कहा कि देश के पीएम के रूप में ये उन्हें शोभा नहीं देता। कल तक जिस शरद पवार की पीएम तारीफ कर रहे थे आज उनकी कमियां गिना रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी बौखला गई है, 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब कर रही है, सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा और चर्चा में आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी बौखला गई है, वो राजस्थान में भी बुरी तरह से हारने वाली है और इसी वजह से इस तरह के बयान वो दे रही है। 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है और राजस्थान में छापे डालने का मतलब है कि वहां पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनोज जारांगे ने किया आमरण अनशन का ऐलान, बोले अगर किसी को भी कुछ हुआ तो शिंदे सरकार जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग इन दिनों तेजी पकड़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के नेता मनोज जारांगे पाटिल की अगुवाई में आरक्षण की मांग इन दिनों तेजी से बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब मनोज जारांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार को निर्वाणी की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों दरअसल कुछ समय पहले मनोज जारांगे पाटिल ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिवाली से पहले आम आदमी को लगा बड़ा झटका, एक बार फिर से अचानक महंगा हो गया प्याज। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को प्याज की कीमत में भारी वृद्धि देखी गई, जो पिछली कीमत में लगभग दुगनी हो गई है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हुआ है।
प्याज व्यापारी प्याज की कीमतों में अचानक तेजी के लिए आपूर्ति में कमी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। प्याज व्यापारियों के मुताबिक नवरात्रि से पहले प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए प्रति किलो थी, जो 3 दिनों में 55 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई है और बाजारों में 65 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से फसल की आवक में देरी के कारण वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में खुदरा कीमतों एक पखवाड़े पहले के 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली में गाजीपुर सब्जी मंडी के एक प्याज व्यापारी ने कहा कि प्याज की आमद कम है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें ऊंची हैं। आज दरें 350 रुपए हैं, कल 300 रुपए थी और इससे पहले 200 रुपए थी। एक सप्ताह पहले दरें 200 रुपए थी, 160 रुपए थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है और इसी कारण अचानक एक बार फिर से प्याज महंगा हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, अजरुद्दीन को भी मिला टिकट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद मधु गौड़ याक्षी लाल बहादुर सीट से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने पुजाला हरिकृष्ण को उतारा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा की जांच में रोड़ा बन रही है अफसरों की कमी, एक अधिकारी कर रहा है 500 मामलों की निगरानी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में कुछ महीने पहले हुई हिंसा की जांच के लिए दिल्ली समेत 6 राज्यों से 14 आईपीएस और 6 इंस्पेक्टर को भेजा गया है। वहां बनाई गई 42 एसआईटी 3000 मुकदमों की जांच कर रही है, लेकिन बेहतर ढंग से जांच कराने में अधिकारियों की कमी आड़े आ रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस संख्या बल के अनुसार एक इंस्पेक्टर पर 7 एसआईटी यानी करीब 500 केसों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, जो व्यवहारिक नहीं है। मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 14 आईपीएस व 6 इंस्पेक्टरों को जांच में मदद के लिए भेजा है। ये अधिकारी एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डर क्यों रहे हैं पीएम मोदी? राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे करने भी शुरू कर दिए हैं। नेताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव से संबंधित हर अपडेट्स यहाँ पर आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की नीति फिलिस्तीन समर्थन की है, इजरायल की नहीं। युद्ध में भारत के रुख पर शरद पवार का तंज। दोस्तों, भारत इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़ा है, जिसको लेकर शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस समय सरकार भ्रम में है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के बीच कंफ्यूजन है। भारत की नीति फिलिस्तीन का समर्थन करने की थी, इजरायल का नहीं। वहीं दोस्तों, फिलिस्तीन में हजारों लोग मर रहे हैं और भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 124 में से 68 सीटों पर भाजपा को अपनों से ही नुकसान का डर, 35 पर खुली बगावत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने 2 सूचियों में 142 सीटों पर नाम घोषित किए, लेकिन अंदर खाने 68 पर अपनों से ही नुकसान का डर माना जा रहा है। इसमें 35 पर खुली बगावत हो रही है, जिनमें भी 10 सीटों पर तो इनका टिकट कटा, वो निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो विरोध वहां ज्यादा है जहां वसुंधरा राजे खेमे के माने जाने वाले नेताओं के टिकट कटे हैं। कहीं राजे खेमे के नेता को टिकट मिला तो दूसरा खेमा विरोध में आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी कार्रवाई पर बीजेपी को घेरने की तैयारी, सातों संभाग में कांग्रेस शुरू करेगी बस यात्रा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस जल्द ही प्रदेश के 7 संभागों में यात्राएं निकालना शुरू करेगी और इसके लिए संभाग प्रभारी भी बनाए जाएंगे। यात्रा की तिथि का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार घोषणाएं करती जा रही है। अब इन घोषणाओं को घर घर पहुंचाने के लिए 7 संभागों में यात्राएं शुरू की जाएंगी। शुक्रवार को कांग्रेस वॉर रूम में हुई कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि प्रदेश के 7 संभागों की हर विधानसभा में बस से यात्राएं निकाली जाएगी। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक हर यात्रा के साथ कांग्रेस का कम से कम एक बड़ा नेता जुड़ेगा। यात्रा की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले भाजपा भी प्रदेश में प्रवर्तन यात्रा निकाल चुकी है, लेकिन
ये यात्रा पार्टी में गुटबाजी के चलते विवादों में ज़्यादा रही। वहीं सीएम अशोक गहलोत भी ईआरसीपी और विजन 2030 को लेकर जो यात्रा निकालने वाले थे वो भी ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। प्लान के मुकाबले गहलोत को 42 विधानसभाओं में यात्रा निकालनी थी। यात्रा का रूट चार्ट भी तैयार हो गया था, लेकिन बाद में योजना पर ब्रेक लग गए और इसके बाद कुछ जगहों पर सांकेतिक यात्राएं जरूर निकाली गई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।